सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हम इस वीडियो से टॉपिक 9 शुरू करेंगे। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स और चिलेटिंग इफेक्ट भी क्वेश्चन देखेंगे। एक्चुअली एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो चिलेटिंग इफेक्ट इस टॉपिक में है नहीं, वो पहले समझाया गया है, लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक में इसको ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा व्हाट इज मेंट बाय चिलेट इफेक्ट। ऑल इंडिया 2015 में ये 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं व्हेन अ बाइडेंटेड और यहाँ पर और होगा तो लैंग्वेज में हमें ध्यान रखना है। व्हेन अ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड कंटेनिंग डोनर एटम्स पोजीशंड इन सच अ वे दैट दे कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल आयन फॉर्मिंग अ रिंग, अगर रिंग फॉर्मेशन होता है द इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई, CONH3 6 3+ और COEN होल थ्राइस 3+। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो COEN होल थ्राइस 3+ है, उसमें EN लिगेंड है, वो एक चिलेटिंग लिगेंड है, वो रिंग फॉर्मेशन करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ चिलेट इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, हैंस COEN होल थ्राइस 3+ इज मोर स्टेबल देन CONH3 होल थ्राइस 3+। 1 मार्क के लिए सफिशिएंट है। मार्क्स का आप ध्यान दीजिएगा, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 वाई इज CO अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन Cl-। फॉरेन 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इसको देखेंगे, बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे, इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है बस फैक्ट मान के हम लोग उसको ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में ये है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का रेफरेंस मैं आगे के क्वेश्चंस में दूंगा क्योंकि ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो CO लिगेंड क्या होता है कि CO लिगेंड के पास पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जो ओवरलैप करते हैं डी ऑर्बिटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके संग। तो पाई ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जनरली सिग्मा बॉन्ड बनता है किसी भी लिगेंड और मेटल एटम के बीच में, लेकिन CO के पास क्योंकि पाई ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, तो वो सिग्मा बॉन्ड्स तो बनाते ही बनाते हैं, पर पाई ऑर्बिटल्स होने के कारण मेटल एटम के संग पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। Hence CO is a pi acceptor ligand which can accept the electron density from the metal atom into their vacant anti-bonding pi ऑर्बिटल, ठीक है। तो CO क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल एटम से अपनी तरफ भी लेता है पाई ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ऐसे करके वो एक बॉन्ड बनाता है मेटल एटम और CO के बीच, है ना। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आप चाहें तो इसको थोड़ा डिटेल देख सकते हैं। एनसीईआरटी में इसको अच्छे से बेसिक लेवल में समझाया गया है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। दिस MC बॉन्ड, तो मेटल और लिगेंड जो बॉन्ड होते हैं ML भी आप लिख सकते हैं। दिस ML पाई बॉन्ड फॉर्म मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथेंस द बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल, ठीक है। तो CO और मेटल के बीच में बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो रहती है पर साथ में पाई बॉन्ड भी बन जाता है, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अल्कीन का स्ट्रेंथ अल्कीन से ज़्यादा होता है, अल्कीन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर उसके कंपैरिजन वाला अल्कीन लेंगे तो उसमें पाई बॉन्ड भी होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, अल्काइन में और ज़्यादा होता है। तो जब पाई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, बिटवीन CO एंड द मेटल। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नॉट शोन बाय Cl-, वो सिर्फ सिग्मा बनाता है। हैंस CO इज ए स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन Cl-। आप लैंग्वेज अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में बस थोड़ा बहुत इसमें देखना है और आगे बढ़ना है हमें, है ना। एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो बेसिक बातें उसमें बनाई गई है। बैक बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, आप डायग्राम देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। तो क्वेश्चन 82 हमने पूरा किया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 स्टेट रीजन। तो यहाँ पर 2 पार्ट है। दिल्ली 2012 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर CO इज ए स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग रीजन दैट NH3, है ना। तो हम लोग वही 82 का रेफरेंस लेंगे, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर Cl- तो यहाँ पर कुछ लाइन मैंने लिख दिया, जैसे CO कैन फॉर्म पाई बॉन्ड टू द मेटल आयन इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, वाइल NH3 कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड Cl- की तरह, है ना। दस CO इज ए स्ट्रॉन्गर, लेकिन आप डॉट 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 लगाया, 3 डॉट लगा दिया, मतलब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ NiCO4 इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ NiCN4 2-। तो इसके लिए आप क्वेश्चन 79 टूल में देख सकते हैं, उसमें जितना आपको, जैसे अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए तो आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहे तो वहाँ से बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और आप कुछ लैंग्वेज लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि NiCO4 इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड हेंस शोज टेट्राहेड्रल शेप, वेयर एज NiCN4 इन्वॉल्व्स GsP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड हेंस शोज स्क्वायर प्लेनर शेप। तो आप बस इतना भी लिख सकते हैं, इससे थोड़ा बहुत ऑर्बिटल डायग्राम इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से मार्क्स के हिसाब से लिख सकते हैं। डॉट 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 लगाते हैं, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, 1-2 लाइन चाहें तो, वरना इतना भी आप लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 84 एक्सप्लेन
CO2+ is easily oxidized to CO3+ in the presence of a strong ligand. CO is a stronger complexing reagent than NH3। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट है CO is a stronger complexing reagent than NH3। वो तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 83 देखा, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहला पार्ट भी हमने ये क्वेश्चन आया हुआ किया है, पर एक बार और देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO2+ होता है 3d7, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाता है अनपेयर्ड। तो अब क्या होता है कि ये अगर चला जाए तो यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये चला जाएगा मतलब CO3+ बन जाएगा, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में वो पेयरिंग करवा देता है, एक बच जाता है, इसको हम लोग लूज़ कर देंगे, CO3+ बना देंगे। इवन आफ्टर पेयरिंग देयर इज़ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच कैन बी लॉस्ट ईजिली एंड CO2+ अचीव मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+, और यहाँ पर आपका लिगेंड भी आ जाएगा, तो सब डायमैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। तो ये सब पेयर्ड हो जाएगा डायमैग्नेटिक। हैंस CO2+ इज ईजिली ऑक्सीडाइज टू CO3+ इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 2 क्या है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 83 1 पार्ट इसलिए लिखा है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 का भी रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 82 है, तो आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली 82 मेन है और थोड़ा लैंग्वेज इसमें आप देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, विच व्हाट इज चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल, एंड व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, गिव वन एग्जांपल। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिलेट कॉम्प्लेक्स होता क्या है, तो अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल आयन इज कोऑर्डिनेटेड बाय अ बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्मिंग अ रिंग फॉर्मेशन होता है, इज नोन एज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल क्या है, इथाइलिन डायमीन EN, EDTA भी होता है, वो भी लिख सकते हैं, एक पूछा था 1, तो इथाइलिन डायमीन वहाँ पर सिंबल लिख दिया, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते। सेकंड क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दैट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक मतलब एक ही तरह के लिगेंड हो गए, ठीक है, जैसे H2O6 तो 6 H2O ही है, पर यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने ये दिया। FeNH3 4Cl2+, तो यहाँ पर NH3 एंड Cl- लिगेंड्स, ठीक है, तो अ नहीं होगा, 2 है तो S आ जाएगा। तो लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिएगा ताकि कट ना करना पड़े आपको, है ना, बहुत आराम से आप लिखिएगा लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 86 एक्सप्लेन, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है, ऑल इंडिया 2010 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा, निकल डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर हम निकल का कोऑर्डिनेशन अगर निकल का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Ni3D 8 और 4H2 आता है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो Ni2+ हो जाएगा 3D8। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इसको पेयर कर देगा, तो एक ही बचेगा हम लोग के पास d ऑर्बिटल। और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें D2 की ज़रूरत है ऑक्टाहेड्रल में, D2sp3। अब ये चाह कर भी 2 खाली नहीं कर सकता है, इसलिए ये पेयर नहीं होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और sp3D2 ही यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड अप, ठीक है। इन केस ऑफ Ni2+, इवन इफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड अप, इट विल प्रोड्यूस ओनली 1 empty 3D ऑर्बिटल एंड हेंस D2sp3 हाइब्रिडेशन विल नॉट बी पॉसिबल इन Ni। एक ही मिलेगा हम लोग को, 2 नहीं मिलेगा, और D2sp3 चाहिए, है ना। हेंस निकल डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड पार्ट हमारा है, द पाई कॉम्प्लेक्सेस आर नोन फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स ओनली। तो पाई कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स क्यों शो करते हैं, द ट्रांजिशन मेटल्स ions have empty d orbitals into which the electron pairs can be donated by the ligands containing pi electrons, while other metals do not have empty d orbitals, ठीक है। तो empty d orbitals होते हैं जिसके कारण बैक बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बाकी S और P में ये d orbitals empty नहीं होते हैं, ठीक है। जो empty d orbitals होते हैं हमारे D सबशेल, मतलब D सबशेल जो होता है हमारा, और F सबशेल ट्रांजिशन मेटल्स में, और जनरली 3D 4D हम लोग देखे हैं, वो आपके S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स में नहीं होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और D ऑर्बिटल्स होने के कारण, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैन बी डोनेटेड बाय द लिगेंड। तो जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है जैसे CO, वो डोनेट कर सकते हैं, बैक बॉन्डिंग बना सकते हैं, while other metals do not have empty d orbitals, है ना। hence complexes are formed only by transition metals। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। थर्ड है हमारा, CO2+ is easily oxidized to CO3+ in the presence of a strong ligand। ये सेम क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन 84 पार्ट 1। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये
चैप्टर पूरा होता है इनऑर्गेनिक का, और इसी के साथ हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी PYQs पूरी कर ली है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के PYQs हमने पहले ही कर लिए थे। इस वीडियो के संग इनऑर्गेनिक के PYQs भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के बचे, है ना। तो हम लोग ऑर्गेनिक की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक की अब रिवीजन सीरीज़ भी धीरे धीरे शुरू करेंगे, जिसमें हम सब चीज़ कनेक्ट करेंगे। अब हमें पता चले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक ब्रीफ हमें मिल गया, कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। अब इसको और अच्छे से डिटेल में हम लोग अलग अलग जगह से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे, वैसे इनऑर्गेनिक को, और साथ ही साथ हम लोग फिजिकल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे करेंगे, जैसे हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक किया, और फिर इसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग पूरी केमिस्ट्री में तीनों को कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे ना। तो इसमें हमें अब बेसिक आइडिया होगा क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग नहीं गए, पर पता चल गया कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। हम लोग इसको और कनेक्ट करेंगे हर चैप्टर्स को, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 10, मिसलिनियस का है, ठीक है, टॉपिक 10, ठीक है। तो इसमें बस एक क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन को हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिसलिनियस धीरे धीरे आगे बनाते रहेंगे, और फिर हम लोग फिजिकल पे अब थोड़ा फोकस करेंगे, सॉल्यूशंस पे, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाउ आर दीज टू कांस्टेंट रिलेटेड। तो ये लास्ट में एक टॉपिक है NCERT में एप्लीकेशन के पहले, तो उसको आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। The equilibrium constant of each step of a complex reaction is called stepwise equilibrium, a stepwise stability constant। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, ये है हमारा कंप्लीट रिएक्शन। M मेटल के संग 4 लिगेंड बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और ML4 ये कोऑर्डिनेशन बना रहा है, ठीक है। तो ये एक एक करके हुआ होगा। पहले एक लिगेंड जुड़ा होगा तो Ml बनाया होगा, दूसरा लिगेंड ML2, तीसरा लिगेंड ML3 और चौथा लिगेंड ML4, ठीक है। तो यहाँ पर हर स्टेप के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल कांस्टेंट आएंगे उनको हम लोग बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और अगर एक साथ हम रिएक्शन लिखें तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, मान लेते हैं β4, तो वो आपका हो जाएगा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, and overall stability constant is the equilibrium constant for net reaction। ये जो आपका net reaction है, ठीक है, ये वाला net reaction। the stepwise stability constant can be written at ऐसे, है ना, while where K1 K2 etc are referred to as stepwise stability constant, ठीक है। तो ये आपका stepwise reaction है, और इस reaction के constant को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K2 K3, और रिलेशन भी पूछा है। अब पहले आप लोग लिखते हैं, तो अगर हमने कंप्लीट रिएक्शन लिख दिया नेट रिएक्शन, तो उसका आपका ये हो जाएगा ML4 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रिएक्टेंट M का कंसेंट्रेशन इंटू L का कंसेंट्रेशन, और कोफिशिएंट पावर में चला जाता है तो पावर 4। यहाँ पर β4 क्या है, वो है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स आर एंड ओवरऑल कांस्टेंट आर रिलेटेड, इनका रिलेशन क्या होता है, तो β4 होता है इंडिविजुअल स्टेप वाइज जो कांस्टेंट होते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उनका प्रोडक्ट। और अगर 4 से ज़्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं, तो जनरली क्या होता है K1 K2 K3 K4 Kn तक, अगर n स्टेप्स तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर βn हो जाएगा, 4 स्टेप था β4 βn। तो ये हमारा पूरा हुआ, और अब हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे मिसलिनियस। जैसे सब टॉपिक्स में हम लोग मिसलिनियस नहीं कर रहे हैं हर चैप्टर में, इसमें भी नहीं करेंगे। बेसिक आइडिया हो चुका है, इनऑर्गेनिक हमारा पूरा हुआ, और अब अगली वीडियो से हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर फिजिकल को करेंगे, और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे। आपको बस क्या करना है, रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाना है, और इसी तरह बस नोट्स बना के मॉडिफाई करके आगे बढ़ते रहना है, और रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो से हम लोग सॉल्यूशंस में जितना कर लिया है उसके आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे केमिस्ट्री को पूरा करेंगे, और फिर अच्छे से हर चैप्टर को कनेक्ट करके रिवाइज करेंगे।